हेलो बच्चों, हाउ आर यू। मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारी प्यारी सी यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाला इंग्लिश में स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली है। प्रैक्टिस भी ढेर सारे कर चुके हैं और उसके प्रैक्टिस सेशन को मैं फ़िलहाल अभी ब्रेक कर रहा हूँ, यानी कि उसे स्टॉप कर रहा हूँ कुछ टाइम के लिए, ताकि मैं अपना एक अलग काम शुरू कर सकूं, जिसके लिए मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच इतने अच्छे तरीके से समझाया है। और वह जो हमारा टॉपिक जिसको स्टार्ट करने के लिए मैंने आप लोगों पर पार्ट्स ऑफ स्पीच को जितना ज़्यादा हो सके डिटेल में समझाने का कोशिश किया है। मेरा मकसद एक ही था और वह मकसद आप समझ जाइएगा अब कि मुझे आपको पढ़ाना है सिंटैक्स, जिसका दूसरा नाम हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी हम लोग कभी कभी बुक्स में देख लेते हैं या टीचर्स के द्वारा सुन जाते हैं। फिर से बता दे रहा हूँ, हमारा जो आज का जो टॉपिक है और जो आगे चलता रहेगा वह है सिंटैक्स, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझने में बहुत सारे बच्चों को, मतलब कह सकता हूँ अप्रॉक्सीमेट, मतलब 99 आउट ऑफ 100 में सबको प्रॉब्लम्स हैं। और प्रॉब्लम जानते हैं किस बात का है? प्रॉब्लम्स ये बात नहीं है कि आपका जो ये सिंटैक्स है ये बात कोई हार्ड कोड चैप्टर है या ये समझ में नहीं आ सकता है ये चैप्टर इजी। बस एक शर्त है कि यदि आप कॉन्सेप्ट पे पढ़े तब किसी भी बुक को आप पलट लीजिए या कोई भी आप टीचर्स के वीडियोस देख लीजिए, ध्यान रखिएगा, कहीं भी आप पहले से भी पढ़े होंगे, कोई भी चीज़ पढ़े होंगे, आपने अक्सर सिंटैक्स में एक ही चीज़ पढ़ा होगा। सिंटैक्स का रूल नंबर 1, सिंटैक्स रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, रूल नंबर 5, रूल नंबर 6, ऐसे करते करते जाएं तो सिंटैक्स में अप्रॉक्सीमेट 70 to 75 रूल्स रखे हुए हैं, जिसका कोई लिमिटेशन नहीं है। और बच्चे क्या करते हैं, उस एक एक सेंटेंस को गो थ्रू करने की कोशिश करते हैं, यानी कि उसको याद करने की कोशिश करता हूं। और मैं आपको उस पैटर्न से थोड़ा हटाने वाला हूं। मैं आप लोगों को जैसा मैं पढ़ाने वाला हूं, आप लोग बस एक ध्यान रखिएगा, आपका टोटल यहाँ जो भी क्लासेस होंगी सारी की सारी क्लासेस कॉन्सेप्ट बेसिस होंगी, ना कि रूल के आधार पर। और मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि ये बात यह रही कि सिंटैक्स में एक भी रूल्स में पढ़ाऊंगा ही नहीं। जी बच्चों, सिंटैक्स में मैं आपको एक भी रूल्स नहीं पढ़ाने वाला हूं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट हैं। और कॉन्सेप्ट इतने अच्छे अच्छे हैं कि यदि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दूं तो उस पर आपके 18 से 20 रूल समाप्त हो सकते हैं। एक ही कॉन्सेप्ट पे 18 से 20 रूल समाप्त हो सकते हैं। बस यदि दिक्कत है कि यदि आप कॉन्सेप्ट को डील करें तो, और वो कैसे डील करना है, कैसे समझाना है, वो काम मेरा है। चिंता क्या करते हैं, वो काम मेरा। आपका काम एक ही है कि आप आराम से अपने नोटबुक पेन को निकालकर सामने बैठ जाएं और एक एक चीज को नोट करें, एक एक चीज को नोट करें। फिर देखिए सिंटैक्स की कितनी मजेदार क्लास होने वाली है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको एक भी रूल नहीं पढ़ना, एक भी रूल याद नहीं करना है। बस आप मेरी क्लास को कंटिन्यूअसली व्यूअर्स बने रहें, आप इसे लगातार देखते रहें और आपको खुद ये इंप्रूवमेंट नजर आएगा कि हाँ मैं कुछ जानता हूं। और ध्यान रखिएगा, मेरा काम है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, कि मैं चाहता हूं कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को डेवलप करें, ना कि मैं अपने आप को डेवलप करूं। आपको यदि सिंटैक्स में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप खुद डील कर लें, ना कि मेरे पास आने का मौका मिले आपको। रेयर एंड रेयर में रेयर द रेयरेस्ट आपको आने की जरूरत पड़े मेरे पास। तो मेरा एक ही मतलब है कि सिंटैक्स आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं, जिसकी शुरुआत मैं आज से कर दे रहा हूं। और आज से स्टार्ट करने का मतलब एक ही कि मैंने अपने मुताबिक जितना ज़्यादा हो सकता था मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच डील करके सारे कुछ दे दिए हैं। ओके, तो ज़्यादा समय गवाते हुए नहीं, हम अपनी ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट करने के बाद हमारी जो सिंटैक्स यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास है, इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। और बस बने रहिएगा मेरे साथ, देखिए कि सिंटैक्स कितना मज़ेदार होने वाला है। ध्यान रखिएगा, जितना ज़्यादा मैं इसको समझाने वाला हूँ इससे कहीं ज़्यादा हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, मैं सिंटैक्स के ऊपर जितने भी बुक्स अवेलेबल हो सकते हैं, जो बच्चे मुझे प्रेफर करते हैं सर इसके डील कर दीजिए, इसके सारे बुक्स के मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं अपने क्लास में किसी और टीचर्स के बुक का
बुक का मतलब कर सकते हैं उसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व ना करूं, मैं बाकायदा दिखा करूंगा कि हाँ मैं इस सर का या इस पब्लिकेशन का या इस राइटर का बुक सॉल्व करवा रहा हूं। मेरा एक ही काम है नॉलेज को स्प्रेड करना, नॉलेज को मैं जितना ज़्यादा फैला सकता हूं। इसमें मुझे कोई लेना देना नहीं है कि किसी का हर्ज नहीं कि मैं किन्हीं का किताब ना सॉल्व करूं या आपके सामने मैं किताब रखूंगा नहीं। बाकायदा मैं आपको नाम बताऊंगा कि इस बुक्स के मैं इस एक्सरसाइज को डील कर रहा हूं। आपके पास बुक्स हो तो आप देख सकते हैं। तो मेरे पास ऐसा कोई डाउट नहीं रहने वाला है कि मैं बुक ना दिखाऊं, मैं अपना क्वेश्चन पेपर तैयार करूं। जो बुक्स अवेलेबल हैं सारे बुक्स को सॉल्व करेंगे। यदि मैं सिंटैक्स पढ़ा रहा हूं तो सिंटैक्स के जितने बुक्स हो सकते हैं, जिस बुक्स में सिंटैक्स है सारे के क्वेश्चन में कोशिश करूंगा आपको डील करवाने का। और यदि आप कोई प्रेफर करते कि नहीं सर मेरे पास ये बुक है और इस बुक का यदि मुझे आप सॉल्व करवा देते सर बढ़िया रहता, तो ध्यान रखिएगा मैं उसको भी डील करूंगा। मुझे कोई हर्ज नहीं है इस सारी चीज़ों को बोलने में और उसको डील करने में, क्योंकि मेरा काम है एज अ टीचर आपके नॉलेज को इंक्रीज करना, चाहे रास्ता कोई भी हो। बात को समझ रहे हैं? तो चलिए अब हम अपनी क्लास स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले ये ध्यान रखेगा कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरे अच्छे तरीके से आपने स्टडी किया है। यदि स्टडी किया है तो आपको क्लास उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार आएगी और सिंटैक्स के एक भी रूल्स नहीं होंगे, सारे रूल्स की धज्जियां उड़ा कर रख देंगे कॉन्सेप्ट के आधार पर। इसलिए तो मैं कहता हूँ मेरे चैनल का नाम है कॉन्सेप्ट वाला इंग्लिश, यहाँ पे रूल्स की कोई जगह नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो चलिए आते हैं। जैसा कि आपका नाम है, इस चैप्टर का नाम है सिंटैक्स, जिसे दूसरी भाषा में यदि समझे या दूसरे मेथड में कहा जाए तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट बच्चे ज़्यादातर जानते हैं, वर्ड भी जानते हैं, एग्रीमेंट भी सब जानते हैं। एग्रीमेंट होता है कि दो के बीच या दो से ज़्यादा के बीच समझौता, जो भी, चाहे दो कंपनी करे, दो व्यक्ति करें, या दो देश समझौता करता है, एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर करते हैं, या दो स्टेट हो सकते हैं, दो डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, कोई भी दो हो सकते हैं। उनके बीच अक्सर समझौते होते रहते हैं। दो परिवारों के बीच भी समझौता होता है। बात समझ रहे हैं? तो टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच भी समझौते होते हैं। बात समझ रहे हैं? तो यानी कि एग्रीमेंट यानी एक प्रकार का सौदा हुआ। और यहाँ पर क्या है, एग्रीमेंट किनके बीच है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि यहाँ पर का जो एग्रीमेंट है ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का एग्रीमेंट है। अब हम कह सकते हैं जो हमें कहना है, सब्जेक्ट और इधर हो गए वर्ब, और देखा जाए तो इस सब्जेक्ट और वर्ब के बीच कोई ना कोई एग्रीमेंट हुआ है, कोई ना कोई एग्रीमेंट हुआ है। यानी कि हमारे पास जो सब्जेक्ट हैं और वर्ब हैं, इस सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है और उसी एग्रीमेंट को हमें पढ़ना है पूरे चैप्टर में कि सब्जेक्ट वर्ब के बीच क्या क्या एग्रीमेंट हुए हैं, कितने एग्रीमेंट हुए हैं और उस एग्रीमेंट के शर्त क्या हैं, आपको बस यही यहाँ पर आपको पढ़ने हैं। तो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक ही काम रहेगा कि सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट को समझने की कोशिश करना। अब चाहे एग्रीमेंट जैसे हैं, अब जो बेसिकली हमें समझना है, अब सोचिए यदि दो कंपनी के बीच यदि कोई एग्रीमेंट होता है, यदि दो देश के बीच एग्रीमेंट होता है, या दो स्टेट्स के बीच यदि एग्रीमेंट होते हैं, तो अक्सर यदि एक कंट्री दूसरे कंट्री से एग्रीमेंट करना चाहता है तो एक पहला कंट्री क्या होगा, दूसरे कंट्री के बारे में पहले जानने की कोशिश करेगा और दूसरा कंपनी पहले कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करेगा एग्रीमेंट करने से पहले। कोई भी यदि एग्रीमेंट होता है तो एग्रीमेंट करने से पहले हम उस दो सभी पक्षों को जितने भी टर्म्स हैं उस सब हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। यदि एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच एग्रीमेंट है तो स्टूडेंट ये कोशिश करता है कि पहले हम टीचर के बारे में जान लें, और टीचर ये कोशिश करता है कि हम उस स्टूडेंट के बारे में जान लें और तब जाके एग्रीमेंट हो। बात समझ रहे हैं? यानी एग्रीमेंट होने के लिए हमें जितने भी पहलू हैं सबको पहले स्टडी करना पड़ता है और तब जाके एक एग्रीमेंट पे हम लोग एग्री होते हैं, टर्म्स पे हम लोग एग्री होते हैं और तब जाके उसको हम एग्रीमेंट का फॉर्म दे देते हैं। बात समझ रहे हैं? यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब के बीच किसी ना किसी प्रकार का एग्रीमेंट हुआ है और उस एग्रीमेंट को समझने से पहले हमें किसे समझना पड़ेगा? सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा सब्जेक्ट क्या है और फिर हमें समझना पड़ेगा वर्ब क्या है, तब जाके हम समझेंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का एग्रीमेंट क्या है। यानी कि इस एग्रीमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे और फिर हम देखेंगे वर्ब को और तब जाके तैयार होंगे इन दोनों के बीच के एग्रीमेंट को समझने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग, तो हमारा जो पहला टॉपिक बनेगा
वह टॉपिक हमारा पहला बनेगा सब्जेक्ट। अब इसको हमें समझना है कि सब्जेक्ट क्या होता है, यह कैसे तैयार होता है, बात समझ रहे हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एक सेंटेंस लिख देते हैं। चलिए, कृष्णा लिव्स इन द्वारिका। कृष्णा लिव्स इन द्वारिका। He has 3 cows and 2 horses। चलिए, ये हमारा सेंटेंस है। कृष्णा लिव्स इन द्वारिका, ही हैज 3 cows and 2 horses। अब ये हमारे पास 2 सेंटेंस हैं। ओके, देयर आर 2 sentences which we have to understand it, जिसे हम लोग क्या करना है, समझना है। and we have to understand it on the concept, not on the rules। understand? ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो इसको सबसे पहले समझने के लिए कृपया करके मुझे ये बता दीजिए कि इसके जितने भी वर्ड्स हैं दोनों सेंटेंसेस में, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ए स्पीच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सेंटेंस सेज। इस सेंटेंसेस में क्या क्या जो वर्ड्स हैं, इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बनते हैं। ओके, तो चलिए बताने की कोशिश करते हैं। चलिए, कृष्णा लिव्स इन द्वारिका। कृष्णा नाउन, नाम है, लिव्स वर्ब है, इन प्रेपोजिशन है। इन क्या है, प्रेपोजिशन, आपको पता है ना, रिलेट करने का काम करता है। और मैंने आपको इतना बताया है कि प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। इस बात को ध्यान रखिएगा कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन के बाद कभी सब्जेक्ट नहीं आता है। यानी कि यह जो द्वारिका है, यह नाउन है, और नाउन के रूप में यह काम किसका कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, ही हैज 3 cows। तो ही प्रोनाउन है, हैज वर्ब है, 3 cows, तो काउज नाउन है, और नाउन में भी यह प्लूरल है, काउ का प्लूरल काउज। और 3 क्या कर रहा है, तो 3 क्या कर रहा है, इस काउज के बारे में बताने का काम कर रहा है। और नाउन के बारे में जो हमें हिंट करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बिल्कुल सही, एडजेक्टिव कहते हैं। तो यह हमारा बनेगा एडजेक्टिव। नेक्स्ट आ जाते हैं, हॉर्सेस। एज यूजुअल ये नाउन है, और नाउन में भी ये अपने प्लूरल फॉर्म में है, हॉर्स का हॉर्सेस हुआ है। 2 क्या कर रहा है, तो 2 इस हॉर्सेस के बारे में बताने का काम कर रहा है। यानी कि ये उसमें हिंट किया, यानी कि इंफॉर्मेशन दिया, डिटेल दिया। और नाउन में जो इंफॉर्मेशन देगा, हिंट देगा, डिटेल देगा, क्लू देगा, वो बनता है एडजेक्टिव। अब बचा एंड। तो एंड क्या कर रहा है, इस 2 cows, और इधर जो है 2 horses, इसको जोड़ने का काम कर रहा है। यानी कि यह बनेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजंक्शन का यह काम करेगा, कंजंक्शन। अब इसमें देख लेते हैं, कृष्णा लिव्स इन द्वारका, ही हैज 3 cows and 2 horses। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हमने देख लिया, और चूंकि हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहले क्लास कर चुके हैं, जिस वजह से हमें इसको समझने में इतनी ज़्यादा आसानी हो पाई है। अब इसमें देखना है कि 2 सेंटेंसेस हैं। एक सेंटेंस हमारे यहाँ से यहाँ तक है, और दूसरा सेंटेंस हमारा यहाँ से यहाँ तक है, जिसमें आपका एक वर्ब है हैज, और यहाँ एक वर्ब है आपका लिव्स। अब इसमें देखा जाए तो यह जो सेंटेंस है, कृष्णा लिव्स इन द्वारिका, इसमें कृष्णा नाउन है, जो कि यहाँ सब्जेक्ट बना हुआ है। क्या बना हुआ है, सब्जेक्ट बना हुआ है। और नेक्स्ट जो सेंटेंस है, ही हैज 3 cows and 2 horses, इसमें जो आपका ही है यानी कि प्रोनाउन, यह बना हुआ है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट। अब यहाँ ही आया कैसे है और किसके लिए, क्योंकि प्रोनाउन है तो प्रोनाउन खुद नहीं आता है, प्रोनाउन को लाने की हमें जरूरत पड़ता है नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए। तो निश्चित है यदि यह यहाँ प्रोनाउन है तो यहाँ इसका नाउन भी तो होगा ना कहीं, बिल्कुल सही है। अब सेंटेंस समझते हैं, कृष्णा लिव्स इन द्वारिका। ओके, अब फिर आगे इन्हीं के बारे में बताया गया है कि ही हैज 3 cows and 2 horses। तो यदि मैं चाहूं तो यहाँ पर मैं ही को हटाकर मैं यह भी तो लिख सकता हूं ना, कृष्णा हैज 3 cows and 2 horses। कृष्णा हैज 3 cows and 2 horses, मैं यह भी लिख सकता हूं और सेंटेंस में कोई गलती नहीं होगी,
सेंटेंस बिल्कुल सही है, कृष्णा सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। लेकिन क्या है कि यहाँ से पहले एक बार कृष्णा मौजूद है, कृष्णा लिव्स इन द्वारका, और फिर यदि आप बोलते हैं कृष्णा हैज 3 cows and 2 horses, तो ये थोड़ा सा लगता है कि रिपीटिशन हो गया है, एवॉइड ज़्यादा हो गया, सॉरी इसको एवॉइड करना जरूर था। यदि मान लीजिए यदि क्लास में किसी का नाम रहता है या घर में हर लड़के या लड़की का नाम रहता है, तो यदि नाम लेके यदि बार बार पुकारा जाए तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। जैसे कि यदि मान लीजिए कि किसी का नाम सुमित है, तो यदि उसे क्लास में बार बार कहा जाएगा सुमित ये काम कर लो, सुमित ये क्वेश्चन बना लो, सुमित जरा उसकी मदद कर दो, सुमित बाजार जाना, सुमित ये काम करना, तो ये क्या लगता है कि थोड़ा सा नाम ज़्यादा हो गया। तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि हम लोग अपने घर में क्या होता है कि हर किसी का निकनेम होता है, हर किसी का निकनेम होता है। निकनेम मतलब क्या हुआ, एक तो नाम का ही रख सकते हैं, दूसरा रहता है जैसे अब आप लोग समझते हैं निकनेम क्या हुआ। एक हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे बिहार में ठेठी भाषा में कहा जाता है कि हाँ कहा जाता है हेरे, कहा जाता है हेरे ई काम कर लिए, हेरे चल भी। तो हम लोग क्या करते हैं, नाम को बार बार नहीं बोल सकते हैं, या कोई दूर है तो कहते हैं हेरे इन्हें सुनी है। इस प्रकार हम लोग ठेठ भाषा इस्तेमाल करते हैं, और हमारे बिहार के बेगूसराय जिले में ये ज़्यादातर बोला जाता है। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, नाम को नहीं बोल सकते हैं, या किसी और का, जैसे हाँ किसी को मोटू कह देते हैं। यदि कोई हमारे आसपास देखेगा फ्रेंड सर्कल में कोई मोटू होता है, देख दे मोटका इन्हें सुन, कहते हैं ए मोटका इन्हें सुन, तो वो क्या होता है कि अब सामने वाला कोई बुरा नहीं लगता है, ज़्यादा तो फ्रेंड सर्कल बुरे नहीं लगते हैं, यानी कि नाम बार बार बोलने से अच्छा नहीं होता है, उसका एक निकनेम रखा जाता है। जैसे यदि मान लीजिए बच्चे जो होते हैं, अक्सर हम लोग अपने बचपन में काव पे ऐसे लिखा करते थे, और टीचर्स भी मज़ेदार लिखाया करते थे, और एग्जाम में इंपॉर्टेंट रखा जाता था कि बच्चा देख लो कि आपको काव पे ऐसे जरूर लिखा जाएगा। अब उस लिखने में हमें समझना क्या होता था, कहा जाता था कि 10 लाइन्स लिखिए। तो 10 लाइन लिखने का हमारा जो तरीका हुआ करता था, पहला द काव इज अ डोमेस्टिक एनिमल, पहला लाइन द काव इज अ डोमेस्टिक एनिमल, फुल स्टॉप। फिर आ जाते द काव हैज 4 legs, फुल स्टॉप। द काव हैज 2 ears, फुल स्टॉप। द काव हैज 1 mouth, फुल स्टॉप। द काव हैज अ लॉन्ग टेल, फुल स्टॉप। द काव हैज 2 eyes, फुल स्टॉप। द काव गिव्स मिल्क। इस प्रकार की चीज़ें अगर यदि उस बच्चे के नोटबुक में यदि देखेगा तो ज़्यादातर आपको दकाव एक लाइन से नजर आएगा, जो कि थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता, वो रूड भाषा माना जाती है, भद्दा भाषा माना जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चूंकि बच्चे तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब हम धीरे धीरे सीनियर होते जाते हैं, अपने हायर एजुकेशन में प्रवेश करते हैं, तो वो जो 10 लाइन का एक ऐसे होता है, यदि हम अपने लेवल की बात करें तो उसको 2 से 3 लाइन में फिट कर सकते हैं। जैसे कि यदि हम चाहें तो लिख सकते हैं द काव इज अ डोमेस्टिक एनिमल, फर्स्ट लाइन द काव इज अ डोमेस्टिक एनिमल, ये हमारा पहला लाइन हुआ। और दूसरा लाइन क्या लिख सकते हैं, द काव ना लिख के उसके लिए हम लोग प्रोनाउन यूज करते हैं, और चूंकि हम लोग काव को माता मानते हैं इसलिए हम लोग यूज करते हैं सी का। तो लिख सकते हैं सी हैज 4 legs, 2 eyes, 2 ears, फिर कोमा देते हैं 1 mouth, ओके, फिर कहते हैं अ लॉन्ग टेल। तो ये जो बच्चे का 5 लाइन होता है या 6-7 लाइन करते हैं, आपके 1 लाइन के बराबर होते हैं, तभी तो आप सीनियर कहलाते हैं, तभी तो आप सीनियर कहलाते हैं। यदि आप अभी भी काव पर ऐसे उसी प्रकार से लिख रहे हैं जिस प्रकार से बच्चे लिख रहे हैं, तब फिर आप उस सीनियर या हायर एजुकेशन के लेवल को टच नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि आपकी उम्र तो बढ़ गई लेकिन बुद्धि नहीं बढ़ी है, यानी कि आप कोई मिल गया कि वो ऋतिक रोशन हो गए, जिसकी उम्र तो बढ़ गई है लेकिन बुद्धि नहीं बढ़ी है। और ये मेरा मानना कि बेहद खतरनाक है। यदि आपकी उम्र बढ़ रही है तो आपकी समझ भी बढ़नी चाहिए, आपकी मैच्योरिटी भी बढ़नी चाहिए, इस बात को ध्यान रखें। और यह सच्चाई है, यदि आप अपने घर के छोटे बच्चे के जैसे ही आंसर दे रहे हैं, फिर उस छोटे से बच्चे और आप में अंतर क्या है, यानी कि आपने अपने आप को इंक्रीज ही नहीं किया। इंक्रीज नहीं करने का मतलब है कि आपने डिक्रीज हुआ है। यदि आपने उम्र के साथ यदि नॉलेज नहीं बढ़ाया है तो इसका मतलब ये नहीं कहिएगा कि मेरे पास नॉलेज है, आपकी नॉलेज घट गई है, क्योंकि आपने टाइम के अनुसार नॉलेज को अपडेट नहीं किया है या इंक्रीज नहीं किया है। तो कभी कभी नॉलेज को इंक्रीज ना करना भी उसे डिक्रीज करने के बराबर माना जा सकता है। इसलिए हमें हर हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए, हर हमेशा प्रैक्टिस करते रहें और अपने आप के लेवल को हाई बनाने की कोशिश करें। बात समझे? यानी कि ध्यान रखिएगा कि यहाँ नाम को बार बार नहीं लिखा जाना चाहिए, उसको अवॉइड किया जाना चाहिए। तो इसीलिए ये नहीं कि ये गलत है,
लेकिन ये सही भी पूरी नहीं है। ये ही के मुकाबले ये थोड़ा गलत माना जा सकता है और ही सही माना जा सकता है। तो यानी यहाँ पर जो ही आया हुआ है यह इस नाउन के लिए आया हुआ है, यानी कि सब्जेक्ट के लिए। तो नाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा था, तो इसके लिए एक सब्जेक्ट ही आया है। कौन आया है? प्रोनाउन के रूप में ही आया हुआ है। यानी गौर कीजिएगा, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट बनने का काम हुआ है, सब्जेक्ट पहला सेंटेंस में नाउन बना हुआ है और दूसरे सेंटेंस में प्रोनाउन बने हुए हैं। यानी कि जो सब्जेक्ट बनने का काम है यह दो कर रहे हैं, एक तो पहला नाउन कर रहा है और दूसरा हमारा प्रोनाउन कर रहा है। यानी कि सब्जेक्ट को यदि आपको समझना है तो आपको नाउन और प्रोनाउन समझना पड़ेगा। बात समझ में कुछ आ रही है? यदि आपको सब्जेक्ट को समझना है तो आपको सबसे पहले नाउन और फिर आपको प्रोनाउन को समझना पड़ेगा। अब नाउन तो ज़्यादा बच्चों की जानकारी होती ही है, इसमें कोई शक नहीं है कि नाउन समझते हैं कि नेम होता है, जो भी अदर स्ट्रिंग्स होते हैं, तो वो तो आगे डिस्कस होंगे ही। तो नाउन के बारे में अक्सर सबको पता है कि नाम से पता चलता है। मेरा थोड़ा सा जो मुझे लगता है कि प्रोनाउन के बारे में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। ये मत सोचिएगा क्योंकि सिंटैक्स चल रहा है तो मुझे इस पे फोकस करना है, लेकिन आपके नाउन और प्रोनाउन के भी क्लासेस होंगे और अच्छे वाले क्लास होंगे और सारे के सारे कॉन्सेप्ट बेसिस होंगे। लेकिन अभी हमें सिंटैक्स से गो थ्रू करना है, इसलिए हम ज़्यादा उस प्रोसेस ज़्यादा लंबा नहीं जाना चाहते, वरना उसकी भी एक प्लेलिस्ट में तैयार करूँगा नाउन और प्रोनाउन के अलग अलग, जिसमें सारे मैं डाल दूंगा। ओके, लेकिन अभी नाउन को उतनी ज़्यादा ब्रॉड में पढ़ने की जरूरत नहीं, जितनी जरूरत रहेगा मैं अपने हिसाब से आपको अपडेट करता रहूँगा। ओके, क्योंकि मुझे अपने से ज़्यादा आपकी फिक्र है कि आप जो रूल्स पढ़ रहे हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि आप उसमें उलझ कर आ जाएं। मैं चाहता हूं आप कॉन्सेप्ट को पढ़ें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। फिर समझिएगा, अपने नॉलेज को इंक्रीज करें, क्योंकि यदि आप अपडेट नहीं रखेंगे तो फिर आप डाउन चले आइएगा। अब मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे जो स्टूडेंट्स वो कभी डाउन आए। मैं हमेशा कोशिश करता हूं मेरे स्टूडेंट्स हमेशा अपडेटेड रहें और जैसे जैसे उनकी मैच्योरिटी लेवल हाई हो रही है वो अपने आप के नॉलेज को गेन करने में और डेवलप करने में सहायक हों। तो चलिए आते हैं। तो हमें समझना क्या है कि सब्जेक्ट समझना है, और सब्जेक्ट समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा नाउन या प्रोनाउन। तो ये तो पहला एग्जाम्पल था, और भी एग्जाम्पल्स हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए दूसरा सेंटेंस में आ जाते हैं। हेनरी राइट्स अ लेटर टू हिज पेरेंट्स। हेनरी राइट्स अ लेटर टू हिज पेरेंट्स। अब इसके सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को यदि समझ लें तो बेहतरीन रहेगा। हेनरी नाउन है, राइट्स वर्ब, अ को आर्टिकल या डिटर्मिनर भी कह सकते हैं, इसके बाद नाउन आना है और वो भी सिंगुलर नाउन। टू, अब ध्यान रखिएगा, टू मैंने आपको कहा यह प्रीपोजिशन भी होता है और यह आपका पार्टिकल भी होता है, लेकिन पार्टिकल होने के लिए टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आना चाहिए। यानी कि यदि कभी आपको टू प्लस यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखता है तो इसको हम लोग प्रीपोजिशन ना कह के इसको हम लोग पार्टिकल कहते हैं। लेकिन टू के बाद यदि आपको नाउन या प्रोनाउन यदि दिख जाता है, समझ जाइएगा यह जो है यह प्रीपोजिशन बना हुआ है। बात को समझ रहे हैं? तो यहाँ देखिए कि टू के बाद यहाँ कोई वर्ब नहीं आया है, जिस वजह से इसे हम लोग पार्टिकल ना कहेंगे। अब यहाँ देखते हैं क्या इसके बाद नाउन या प्रोनाउन आया है, तो जी बिल्कुल सही। इस टू के बाद यहाँ पे नाउन तो दिख रहा है पेरेंट्स। पेरेंट्स नाउन है जो कि प्लूरल फॉर्म में है, और हिज क्या है, पेरेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो यह बनेगा एडजेक्टिव, यानी इस टू को आप कहिएगा प्रीपोजिशन। बिल्कुल सही। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें समझने से फायदा हुआ है कि हम एक एक वर्ड को डिटेल में समझते जा रहे हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। और ये मेरी बात मान लीजिए, ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ है कि आपको एक एक पॉइंट बारीक से पता चल रहा है, जिसके बारे में आप किसी को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, हमें जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने तह तक जाना है, और भरोसा रखेगा मैं अपने तरफ से बेहद ही कोशिश कर रहा हूँ कि आपको उस लेवल तक पहुँचा देने का। बात को समझ रहे हैं? तो पेशेंस रखें, वी विल इम्प्रूव सून। नेक्स्ट आते हैं। अब इसमें समझना है, यहाँ राइट्स वर्ब है। अब इस लिखने के काम को कौन कर रहा है? हेनरी कर रहा है, यानी कि हेनरी हमारा जो सेंटेंस है इसका यह सब्जेक्ट हुआ। तो हम सब्जेक्ट पहचान लें। हमें सबसे पहले अभी समझना है कि सब्जेक्ट को पहचानना। तो यानी हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? हेनरी है, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग नाउन बनने का काम कर रहा है। चलिए अब अगले सेंटेंस में आ जाते हैं।
माई नेम इज कुमार आनंद, आई एम 14। ये हमारा सेंटेंस। नेक्स्ट, माई नेम इज कुमार आनंद, आई एम 14। अब इसको समझिएगा, नेम नाउन हो जाएगा, माई डिटर्मिनेंट या इसको कहते हैं एडजेक्टिव, इज वर्ब, कुमार आनंद नाउन है, आई प्रोनाउन, एम वर्ब, और 14 क्या कर रहा है, इस आई के बारे में बतला रहा है कि आई जो है वो कितने वर्ष का है, तो 14 वर्ष के बाद 14 वर्ष का है, जिस वजह से हम लोग इसे क्या कह देंगे, एडजेक्टिव। ये तो होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इसमें ध्यान रखिएगा, माई नेम इज कुमार आनंद, आई एम 14। अब यहाँ सोचिएगा आई एम 14, यह आई आया किसके लिए है, तो यहाँ जो आई है यह इस यहाँ पर जो नाम है कुमार आनंद, इसके लिए आया हुआ है। माई नेम इज कुमार आनंद, आई एम 14, यानी यहाँ पर आई किसके लिए आया हुआ है, इसी कुमार आनंद जो कि नाउन है, और नाउन को रिप्लेस करके जो आता है, या कहे तो नाउन को रिप्रेजेंट जो करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन करते हैं, यानी कि यह प्रोनाउन है। और चूंकि यहाँ 14 किसके बारे में बतला रहा है कि सेंटेंस में इंफॉर्मेशन किसके बारे में है, आई के बारे में है, यानी यही प्रोनाउन आपका क्या बना हुआ है, सब्जेक्ट बना हुआ है। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ एक प्रोनाउन आई है जो कि सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। चलिए, तो ये हमारे 3 सेंटेंस हुए, आगे भी देख लेते हैं धीरे धीरे। 1 मिनट। चलिए आगे आते हैं, इसे मैं मिटा देता हूं। नंबर 4, माई सिस्टर इज लेबोरियस, माई सिस्टर इज लेबोरियस, सी इज 12। जरा इसको ध्यान रखें तो इसे देखें तो इसमें क्या क्या जानकारी हमें मिल सकता है। माई सिस्टर इज लेबोरियस, सी इज 12। सिस्टर नाउन, माई एडजेक्टिव, इज वर्ब, लेबोरियस एडजेक्टिव, क्योंकि लेबोरियस किसके बारे में बतला रहा है, सिस्टर के बारे में जो कि नाउन है, और नाउन के बारे में जो बतलाएगा वह एडजेक्टिव। सी इज 12। अब यहाँ देखिएगा तो यहाँ पर सी पे यदि फोकस करते हैं, यह सी किसके लिए आया हुआ है, तो सी जो है यहाँ सिस्टर के बारे में आया हुआ है, कि सी जो है सिस्टर के लिए। हम वहाँ ये भी लिख सकते हैं माई सिस्टर इज 12, लेकिन हमने वो ना लिख के हमने नाउन को रिप्लेस करने की कोशिश किया और हमने लिखा है सी। तो यानी यहाँ पर सी जो है नाउन को रिप्लेस किया हुआ है या उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे हम लोग कहेंगे प्रोनाउन। और यहाँ है कि सी इज 12, वह 12 है, तो सेंटेंस में किसके बारे में इंफॉर्मेशन है, सी के बारे में, और सेंटेंस में जिसके बारे में इंफॉर्मेशन रहता है वही हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। यानी यहाँ पर सी यानी जो प्रोनाउन है वो हमारा क्या बना, सब्जेक्ट बना। तो हम सब्जेक्ट को धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करने का, और जो कि हमारा धीरे धीरे प्रोसेस आगे भी बढ़ा है। अब आ जाते हैं सेंटेंस नंबर 5 में। नंबर 5, our dog is naughty, it likes to chase cats। our dog is naughty, it likes to chase cats। अब देखेंगे, डॉग नाउन, our इसी डॉग के बारे में इंफॉर्मेशन है तो एडजेक्टिव, इज हमारा हो जाएगा वर्ब, और नॉटी किसके बारे में है, डॉग के बारे में। डॉग नाउन है और नाउन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, बिल्कुल सही, एडजेक्टिव। इट लाइक्स टू चेज कैट्स। अब यहाँ इट लाइक्स, यह पसंद करता है क्या, टू चेज कैट्स, बिल्लियों को चेज करने यानी पीछा करना। यानी यहाँ पर इट किसके लिए यूज हुआ है, यहाँ पर जो हमारा इट है यह यूज हुआ है इस डॉग यानी नाउन के लिए। अब नाउन के लिए जो शब्द आ जाता है यानी नाउन को रिप्लेस करके, यदि मैं यहाँ इट को हटाना चाहता हूँ, मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि डॉग लाइक्स टू चेज कैट्स, यानी वहाँ नाउन भी फिट हो रहा है, लेकिन वहाँ मैंने नाउन नहीं रखा है, उसको हटाकर मैंने एक प्रोनाउन रखा है, यानी कि यहाँ पर इट जो है यह प्रोनाउन है। अब सोचे लाइक्स वर्ब हो जाएगा। अब टू ध्यान रखिए, मैंने अभी तुरंत समझाया था, चेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, जिस वजह से यह प्रीपोजिशन ना बन के क्या बनेगा, पार्टिकल बनेगा, और कैट्स तो हमारा
बन ही रहा है, चेज ऑब्जेक्ट है वो नाउन प्रोनाउन, नाउन में भी वो प्लूरल फॉर्म है, यानी हमारा यहाँ पर इट प्रोनाउन और यह आपका बन रहा है सेंटेंस का सब्जेक्ट। तो हमने देखा कि यहाँ एक और प्रोनाउन हमने देखा जो सब्जेक्ट। अब फिर से एक बात देख लेते हैं, यहाँ ही सब्जेक्ट बन रहा है, प्रोनाउन है क्योंकि कृष्णा के लिए आया हुआ है। यहाँ पे हेनरी सब्जेक्ट बना जो कि नाउन का काम कर रहा है। यहाँ पे आई कुमार आनंद, इन्हें नाउन को रिप्लेस करने का काम कर रहा है, तो ये प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट काम कर रहा है। यहाँ हमने देखा कि सी भी प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट का काम हो रहा है, और वो किसको रिप्लेस कर रहा है, तो सिस्टर को रिप्लेस करने का वहाँ पर काम हो रहा है। और यहाँ पर इट प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा है क्योंकि इसने रिप्लेस किया है नाउन डॉग को, और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बना हुआ है। तो हम ज्यादातर देख रहे हैं कि सब्जेक्ट का काम या तो नाउन या उसी नाउन को रिप्लेस करने वाला प्रोनाउन कर रहा है। तो हम लोग क्या करें, धीरे धीरे अपने उस सब्जेक्ट के प्रोसेस को सीखने का काम कर रहे हैं। एक बार मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं क्योंकि जगह थोड़ा खाली हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। चलिए फिलहाल एक सेंटेंस यहां आ जाए तो बेहतर हो। 5 के बाद नंबर 6, डेविड एंड आई लाइक, एक मिनट मैं इसे मिटा ही देता हूँ, ठीक रहेगा, जगह ज़्यादा बन जाएगा तो बेहतरीन रहेगा। चलिए सेंटेंस नंबर कितना था, शायद 6 था, हाँ चलिए ठीक है, फिलहाल देख लीजिएगा 6। डेविड एंड आई आर प्लेइंग फुटबॉल। डेविड एंड आई आर प्लेइंग फुटबॉल। आपके लिए इसमें एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को जरा समझने का काम करें। सेंटेंस है कि डेविड एंड आई आर प्लेइंग फुटबॉल, वी और यहाँ ऑब्लिक देख लिखा हुआ है दे लाइक स्पोर्ट्स, यानी यहाँ पर या तो वी होगा या तो दे होगा। अब आपको सोचना है कि वहाँ वी होगा कि दे होगा। सोचे जरा तेजी से, जल्दी सोचिएगा। सोचिए यहां वी होगा कि दे होगा। अब ध्यान रखिएगा, इस सेंटेंस को यदि हम लोग पढ़ें, डेविड एंड आई आर प्लेइंग फुटबॉल, डेविड एंड आई आर प्लेइंग फुटबॉल, यानी कि यहां पर डेविड नाउन, आई प्रोनाउन एंड कंजंक्शन है, यानी कि यहाँ जो, और ये आर वर्ब है, प्लेइंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, फुटबॉल हमारा नाउन हो जाएगा। यानी कि यहाँ जो फुटबॉल खेलने का काम कर रहा है, ये कौन कर रहा है, डेविड और मैं कर रहा हूँ। यानी कि जो इस सेंटेंस को बोल रहा है वो खुद उस काम में इन्वॉल्व है। जब यहाँ कहा जा रहा है कि डेविड एंड आई आर प्लेइंग फुटबॉल, तो फुटबॉल खेलने के क्रम में, उस खेलने में क्या है कि आपका सेंटेंस का स्पीकर भी इन्वॉल्व है, यानी कि मैं भी उस चीज के काम में लगा हुआ हूँ। यानी कि यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट बना हुआ है, इस सब्जेक्ट में स्पीकर भी खेलने का काम कर रहा है, यानी कि जो इस सेंटेंस को बोल रहा है उससे उस एक्शन को वह खुद भी कर रहा है, यानी कि उस बात में खुद इन्वॉल्व है। और ध्यान रखिएगा, कोई भी एक्शन जिसमें आप खुद भी इन्वॉल्व हो रहे हैं और अपने साथ साथ आप किसी और को भी इन्वॉल्व कर किए हुए हैं, यानी कोई भी एक्शन या कोई भी ऐसी बात जिसमें आप तो इन्वॉल्व हैं ही, साथ साथ आप किसी और को भी इन्वॉल्व किए हुए हैं, ऐसे सिचुएशन में हम लोग वी कहते हैं। क्या कहते हैं, वी। यानी कहने का मतलब हुआ, जब आप अपने साथ, यानी अपने मतलब आई के साथ आप किसी और को इन्वॉल्व कर लेते हैं, यानी को एनीवन, किसी और को भी इन्वॉल्व करते हैं, यानी आई के साथ एनीवन आ जाए, कोई भी यदि इन्वॉल्व हो जाता है, ध्यान रखेगा, तो उसे हम लोग कहते हैं वी। क्या कहते हैं, वी।
आई के साथ यदि कोई भी इन्वॉल्व होगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वी। जिसे हम लोग अक्सर सेंटेंस पढ़ते हैं, वी आर स्टूडेंट्स कहते हैं, वी आर स्टूडेंट्स, वी आर बॉयज कहते हैं, ओके, वी आर पावरफुल, वी आर रिच कहते हैं। जब भी इस प्रकार के सेंटेंस आप बोलते हैं तो गौर कीजिएगा, इसमें आप ये अपने बारे में भी बोल रहे होते हैं। यदि मैं कहूँ कि वी आर स्टूडेंट्स या वी आर फ्रेंड्स, तो क्या उसमें मैं अपने आप को इंक्लूड करता हूँ कि नहीं करता हूँ? जब मैं बोलता हूँ वी आर फ्रेंड्स, तो मैं तो उससे बाहर नहीं हूँ, मैं भी उसमें इंक्लूड हूँ, यानी कि उस फ्रेंड्स की जो बात हो रहा है उस फ्रेंड्स में मैं खुद भी मौजूद हूँ। बात को समझ रहे हैं? तो यानी कि आपके मौजूद होने के साथ साथ, इंक्लूड होने के साथ साथ और भी मौजूद हैं। बात समझ रहे हैं? यानी कि देयर आर एनीवन और यू मे से देयर आर समवन इंक्लूड यू, आपके अलावे भी। बात समझ रहे हैं? उसे हम लोग कहते हैं वी। तो अब यहाँ समझते हैं, तो यहाँ जो फुटबॉल खेलने कम हो रहा है इसमें मैं भी इन्वॉल्व हूँ, और यहाँ जो कह रहा है कि लाइक स्पोर्ट्स पसंद करते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ तो अपने बारे में भी बोल रहा हूँ, यानी कि मेरे अलावे, यानी कि मैं तो जो फुटबॉल खेल रहा हूँ, मैं तो स्पोर्ट्स पसंद करता हूँ, साथ साथ डेविड भी करता है। तो जब आपने अपने साथ डेविड को भी मिला लिया, यानी आपने अपने अलावा किसी और के बारे में भी उसकी गारंटी लेकर बात कर रहे हैं, तब आप यूज क्या करते हैं, वी यूज करते हैं। तो हम लोग कहेंगे वी लाइक स्पोर्ट्स। और यहाँ वी किसके लिए आया हुआ है, इस दोनों के लिए आया हुआ है, जिस वजह से यहाँ वी क्या बना, प्रोनाउन बना, और साथ साथ कहिएगा यही आपका सब्जेक्ट भी बना। बात को समझे? तो ये था हमारा वी का कॉन्सेप्ट। भाई हमने समझा कि वी जो होता है बाकायदा स्पीकर अपने साथ साथ जब किसी और के बारे में भी बात करता है उसी को हम लोग कहते हैं वी। इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी बात, इसकी क्लासेस और भी ढेरों सारे आएंगी, ये मत सोचिएगा कि यही हो गया। मैं एक एक पॉइंट को कई बार पढ़ाने वाला हूँ और अलग अलग तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। बस आप अपने आप में पेशेंस रखें, कॉन्शियस रहें और अपने आप को डेवलप करते रहें। ध्यान रखिएगा, हर हमेशा अपने आप को डेवलप करने के बारे में सोचो, क्योंकि यदि आप डेवलप होंगे तो आप कोई और को भी डेवलप कर सकते हैं। तो इस बात को कभी भूलिएगा नहीं कि आपको अपने आप को डेवलप करना है ताकि आप किसी और को डेवलप कर सकें। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नंबर 7 हमारा महादेव एंड श्याम आर माई ब्रदर्स। महादेव एंड श्याम आर माई ब्रदर्स। और फिर मैं यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देता हूँ, वी और दे आर डॉक्टर्स। फिर से मैंने आपको ऑप्शन दे दिया कि आपको वी पिक करना है कि दे पिक करना है। कीजिए तो तेजी से। महादेव एंड श्याम आर माई ब्रदर्स, वी और दे आर डॉक्टर्स। जरा सोचे क्या हो सकता है। चलो अब इसमें समझने की कोशिश करते हैं। सेंटेंस क्या कर रहा है कि महादेव एंड श्याम आर माई ब्रदर्स, कि महादेव और श्याम मेरे भाई हैं, वी और दे आर डॉक्टर्स। अब इसमें ध्यान रखेगा, यहाँ पे पहले कहा गया कि महादेव और श्याम मेरे भाई हैं, तो इसी के बारे में आगे कहा जाएगा, इसी के बारे में आगे कहा जाएगा कि महादेव एंड श्याम आर माई ब्रदर्स, तो इसी के बारे में आगे भी होगा। यानी यहाँ जो डॉक्टर्स आया हुआ इन्हीं दोनों के लिए आया हुआ है, मेरे लिए नहीं आया हुआ है। यानी कि यहाँ पे मैंने अपने आप को इंक्लूड नहीं किया है, यहाँ पर कहीं आई नहीं लिखा हुआ है, यहाँ सिर्फ ये दिख रहा है कि जो सेंटेंस का स्पीकर है वह यह बतलाने की कोशिश कर रहा है कि उसके दो भाई हैं महादेव और श्याम, और उसके बारे में बतलाने की कोशिश कर रहा है कि वे दोनों, यानी कि वे दोनों डॉक्टर्स हैं, ना कि वो अपने आप को इंक्लूड कर रहा है। यानी यहाँ पर आई अपने आप को इंक्लूड नहीं कर रहा है, और वी तभी होगा जब आप आई को इंक्लूड कीजिएगा तब, यानी अपने आप को इंक्लूड कीजिएगा तब। तो यानी यहाँ पर आई तो इंक्लूड है नहीं, यानी आई अपनी बात तो यहाँ कर नहीं रहा है कि मैं भी डॉक्टर हूँ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ नाम की चर्चा है महादेव और श्याम की, जिस वजह से यहाँ वी ना होकर यहाँ क्या होगा, दे होगा। वी में स्पीकर खुद इन्वॉल्व रहता है, लेकिन दे में स्पीकर इन्वॉल्व नहीं रहता, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि वी में आई प्लस कोई और रह सकता है, लेकिन ध्यान रखेगा
दे में आई नहीं रहता, और भी ढेर सारे रहेंगे, कोई और रह सकते हैं, बस आई नहीं मौजूद रहेगा। वी तब यूज करते हैं जब अब आई के साथ कोई और मौजूद रहता है, और दे तब यूज करते हैं जब दूसरे तो हों लेकिन खुद सेंटेंस का स्पीकर वही इंक्लूडेड ना हो, तब हम लोग यूज करते हैं दे को। इस बात को ध्यान रखेगा, वरना जनरली बच्चे क्या समझते हैं, बच्चे यही समझते हैं कि वी मीन्स होता है हम लोग, जिसके साथ हमें प्रेजेंट टेंस में आर लगाना है, हैव लगाना है, बस इतना ही जानते हैं। और दे का मतलब कहते हैं वे लोग और वे सब जानते हैं। मैं कहता हूं कि आपको समझना है तो इंग्लिश को इंग्लिश में समझें, इसके कॉन्सेप्ट समझें कि वी क्या होता है, ये नहीं कि हम लोग या हम सब, ये तो इसका हिंदी हो गया। वी क्या है, दे क्या है, तो अब आपको पता चला वी का मतलब होता है कि आई अपने साथ औरों को भी इंक्लूड करता है, तो वो वी हुआ। और दे क्या करता है, जब आई अपने को इंक्लूड ना करके किसी दूसरे को इंक्लूड करने का काम करता है। बात समझे, उसे हम लोग दे कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही क्या हुआ, दे। तो महादेव एंड श्याम आर माई ब्रदर्स, और कह के चलेंगे दे आर डॉक्टर्स। चलिए एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ नंबर 8, सेंटेंस शायद हो जाएगा, हाँ चलिए ठीक है हो जाएगा, देख लेते हैं। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कम टू हेल्प यू। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कम टू हेल्प यू। और एक चीज मैंने बताना भूल गया, यहाँ पे महादेव और श्याम सब्जेक्ट बन रहा है, और यहाँ पे आपका दे सब्जेक्ट बन रहा है, यानी कि प्रोनाउन, ध्यान रखिएगा। अब उस सेंटेंस जरा स्टडी करें तो देखें तो, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कम टू हेल्प यू। अब इसके जरा पार्ट्स ऑफ स्पीच जरा जान लेते हैं तो बढ़िया रहेगा। तो सबसे पहले जो जाना वो देख लेंगे, हैव वर्ब है, कम वर्ब है, टू के बाद चूंकि वर्ब का बेस फॉर्म आया है तो ये पार्टिकल और ये वर्ब हो जाएगा, यू हमारा प्रोनाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, स्टूडेंट्स नाउन है। यह मैनी क्या है, जरा सोचो तो, मैनी क्या है और मैनी किसके लिए आया हुआ है, ये जरा सोचने का काम करें। सेंटेंस हमारा है मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कम टू हेल्प यू। अब इसके बारे में आप सोचने का काम करें। हाँ, तो सेंटेंस क्या कह रहा है कि मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कम टू हेल्प यू, यानी कहने का मतलब हुआ कि स्टूडेंट्स जितने थे ना, जितने थे उसमें से मैनी यानी कि बहुत सारे आए हैं हमारी तुम्हारी मदद करने के लिए, यानी कि स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, उसमें से मतलब यदि मान लीजिए कि यदि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 हैं तो उसमें से 90 स्टूडेंट्स या 85 और 80 स्टूडेंट्स मदद करने के लिए तुम्हारे लिए आए हुए हैं, यानी कि मोस्ट का बहुत ज़्यादातर आ गए हैं मदद करने के लिए। तो यानी कि स्टूडेंट्स में से जो नाउन है उसी में से मदद करने के लिए आया हुआ है। फिर समझिए, स्टूडेंट्स हमारे क्लास मान लेते हैं, सपोज दैट मान लेते हैं कि 20 स्टूडेंट्स मेरे क्लास में हैं, ओके, तो उसमें से यदि मान लीजिए 18 स्टूडेंट यदि आ गए मेरी मदद करने के लिए या तुम्हारी मदद करने के लिए, तो वो तो हुआ आपके स्टूडेंट्स में ही ना आए हैं मदद करने के लिए। स्टूडेंट्स में से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं आपकी मदद करने के लिए। यानी यहाँ सोचिए, यहाँ जो मैनी आ रहा है यह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यह रिप्रेजेंट तो स्टूडेंट्स को ही कर रहा है। यहाँ जो मैनी है कि मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट बहुत सारे, उसमें से मैनी बहुत सारे, स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं और उसमें से मैनी आए हैं, यानी कि बहुत सारे हैं। बहुत सारे कौन आए हैं, स्टूडेंट्स आए हैं। तो बहुत सारे जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं, यानी कि स्टूडेंट्स में से स्टूडेंट्स आए हैं, स्टूडेंट्स में से स्टूडेंट्स आए हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि स्टूडेंट्स में से मैनी आए हैं। तो यहाँ पहला बात ध्यान रखेगा, स्टूडेंट्स में से स्टूडेंट्स आए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स, और एक कहने की कोशिश कर रहा हूं कि स्टूडेंट्स में से बहुत आए हैं। तो यहाँ जो बहुत है यानी मैनी है, यह भी तो उसी स्टूडेंट्स के लिए शब्द आया हुआ है। यदि मान लीजिए 20 स्टूडेंट्स है उसमें से 18 स्टूडेंट्स आए हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि 20 स्टूडेंट में से 18 स्टूडेंट्स आए हैं, यानी कि स्टूडेंट्स में से मैंने स्टूडेंट्स पिक किया, इधर मैंने स्टूडेंट्स नहीं रखा है 18 स्टूडेंट्स। लेकिन यदि मैं कहूं कि 20 स्टूडेंट में से बहुत सारे आए हैं,
बहुत सारे आए हैं तुम्हारे मदद करने। तो ये बहुत सारे कौन है, यानी मैनी कौन है, मैनी वही स्टूडेंट्स के लिए आया हुआ शब्द है। मैंने इस बार स्टूडेंट्स ना बोल के मैंने मैनी बोला। फिर समझिए, स्टूडेंट्स में से बहुत सारे स्टूडेंट्स आए, स्टूडेंट में से स्टूडेंट्स आए हैं मदद करने के लिए। लेकिन मैं एक तरह से दूसरे तरीके से ये बोल सकता हूँ कि स्टूडेंट्स में से मैनी आए हैं। तो मैनी किसके लिए आया है, उसी स्टूडेंट्स यानी नाउन के लिए ना। और नाउन को रिप्लेस करने का काम कौन करता है, बिल्कुल सही, प्रोनाउन। यानी यहाँ जो मैनी आया हुआ है यह इसी स्टूडेंट्स के लिए आया हुआ है। और स्टूडेंट्स जो है यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ये नाउन है जो कि प्लूरल सेंस में है। और जिस वजह से इसके लिए जो शब्द आया हुआ है मैनी, यह भी आपका प्रोनाउन है। यह क्या हुआ, आपका प्रोनाउन, क्योंकि यह उसी स्टूडेंट्स में से मैनी की बात कर रहा है। यानी स्टूडेंट्स में से स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स ना लिखकर मैंने एक अलग शब्द रखा है मैनी। क्योंकि यदि आप स्टूडेंट्स लिखेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, रिपीटेशन हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। जैसे कि यदि मैं लिख सकता हूं कि 20 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स। 20 स्टूडेंट्स यहाँ हो सकता है आउट ऑफ गया होगा, तो मैं यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ। मैं लिख सकता हूँ कि 20 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 25 स्टूडेंट्स हैव कम टू हेल्प यू। अब इसको जरा सोच के देखें, 20 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 25 स्टूडेंट्स हैव कम टू हेल्प यू। यानी कि यहाँ जो है 20 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 25 स्टूडेंट्स, तो 25 स्टूडेंट्स हुआ टोटल नंबर, यानी कि जितने स्टूडेंट्स थे वो सारे। लेकिन उसमें से यदि 20 स्टूडेंट्स आ गए हैं मदद करने के लिए, यानी कि बहुत सारे आ गए हैं। तो यानी यहाँ पर नाउन था और यहाँ पर भी क्या आया, नाउन। और एक ही सेंटेंस में नाउन का रिपीटेशन नहीं किया जाना चाहिए, वो थोड़ा सा गलत मान लिया जाता है, अच्छा ढंग नहीं है लिखने का, जो कि मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। यानी कि हमें कोशिश ये करना चाहिए कि इसको हटा दें। तो यहाँ जो 20 स्टूडेंट्स आउट है, इसी को मैंने क्या कर दिया, मैनी कर दिया, मैनी ऑफ। और यहाँ 25 या तो आप 25 स्टूडेंट्स कर दें, या आप सीधी सी क्या लिख दें, स्टूडेंट्स, दोनों सही होंगे। तो मैनी ऑफ स्टूडेंट्स, और चूंकि फिक्स है तो आर्टिकल द लगाना ही है यदि आप नंबर को गायब करना चाहते हैं। तो मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कम टू हेल्प यू। अब जरा सोचिए, ये मैनी किसको हटाया है, इसी स्टूडेंट्स को ना हटाया है कि स्टूडेंट्स का रिपीटेशन ना हो, जिस वजह से चूंकि यह नाउन है और नाउन के रिपीटेशन को बचाने के लिए यह शब्द आया हुआ है। तो नाउन के रिपीटेशन जो बचाता है वो कौन करता है, बिल्कुल सही, वो बनता है प्रोनाउन। तो वो क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। अब इसी को यदि मैं थोड़ा सा और इंक्रीज कर दूं और थोड़ा सा और यदि मैं आपके लेवल को आगे बढ़ाने का काम करूं, यदि मान लेते हैं कि 25 स्टूडेंट्स थे, यदि मैं ये कहूं कि 8 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 25 स्टूडेंट्स हैव कम टू हेल्प यू। अब यदि मैं ऐसा लिखूं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 25, जिसमें से आए कितने हैं, 8 स्टूडेंट्स। ये तो कम हुआ, ज्यादा नहीं आ पाए मदद करने के लिए, नहीं कम आए हैं। तो इसके लिए मैं यदि चाहूँ, यहाँ भी देखिए स्टूडेंट्स का रिपीटेशन हो गया, तो इसको यदि मैं रोकना चाहूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सम। क्या लिख सकता हूँ, सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कम टू हेल्प यू। सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कम टू हेल्प यू। तो यानी यहाँ पे सम किसके लिए आया है, इसी स्टूडेंट्स के लिए आया हुआ है, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग नाउन है। और नाउन को हटाने का काम या रिप्रेजेंट करने का काम या रिप्लेस करने का काम कौन करता है, प्रोनाउन। यानी यहाँ पर ये आपका क्या बना हुआ है, प्रोनाउन। ऑफ प्रीपोजिशन हो जाएगा, और आपको पता ये होना चाहिए कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ बना हुआ है ऑब्जेक्ट, इसमें भी ध्यान रखेगा। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ऑफ प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो द स्टूडेंट्स क्या हुआ, आपका ऑब्जेक्ट हुआ।
तो यहाँ पर भी ये प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स यहाँ क्या बनेगा ऑब्जेक्ट। और मैंने आपको समझाया हुआ है कि ऑब्जेक्ट के रूप में दो ही हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन, और यहाँ पर नाउन मौजूद है। समझे? ये तो हमारे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के रूप में क्या क्या दिख सकते हैं, तो सब्जेक्ट के रूप में नाउन भी दिख सकते हैं और प्रोनाउन भी दिख सकते हैं, जिसको हमने अच्छे तरीके से समझा है। बात समझे? तो आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ। अगली क्लास में हमें और भी आगे समझना है सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट हुआ इतना नहीं है, यदि आपको सिंटैक्स इंग्लिश सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एक एक पॉइंट को, और उस जो आपके 70, 75 या जो भी कहते हैं 30, 35, 40, 50 जो भी रूल्स हैं, उससे यदि बचना है तो आपको एक एक पॉइंट को धीरे धीरे स्थिर यानी कि स्लोली चलना है, लेकिन स्टेडी चलना है। बिकॉज स्लोली एंड स्टेडी विंस द रेस। बात को समझे? धीरे चलेंगे लेकिन लगातार चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। तो आज क्लास के लिए इतना ही। इस सब का नोट अपना बना लीजिएगा, समझिएगा, ओके। और इसी तरह से कंटिन्यू करते रहें। आप लोग एक ना एक दिन आप लोग डेवलप जरूर होंगे अपने आप को, और आपका माइंड डेवलप जरूर होगा। तो जाते जाते बस इतना भी कहना चाहता हूँ, देखते रहें, अपने दोस्तों को भी बात करके ये बताते रहें, समझाते रहें, और लास्ट जाते हुए मैं कहूँगा आई लव माई स्टूडेंट्स। बाय।